देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट होने वाला है। जी हाँ, आए दिन आपने देखते होंगे दोस्तों कि जो आप कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट बना लेते हो। जी हाँ, पहले मान लीजिए कोई भी सिचुएशन बन जाती है कि आप घर वाले नहीं मान रहे हैं, आपके घर वाले एग्री नहीं होते हैं। उस सिचुएशन में मान लीजिए आपने कोई भी सप्तम पद्धति अपनाई नहीं, अगर आप हिंदू और हिंदू मैरिज एक्ट में आप मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हो कि साहब हम दोनों हिंदू पार्टीज है, तो इस सिचुएशन हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से सर्टिफिकेट बना लेते हैं जाके कहीं भी। लेकिन सप्तम पद्धति, 7 फेरे वाली पद्धति, पंडित फेरे खाने वाली पद्धति, ये वगैरह जो होती है, संस्कार संस्कृति होती है, उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे होनेबल सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट लेके आते हैं, डोली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल करके एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का। वो क्लियरली आपको बता देता है कि अगर आप हिंदू हो और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में अगर आप शादी करते हो तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा आपका पूरा जो भी शादी का प्रोग्राम होता है, सप्तम पद्धति भी होती है, जितने रीति रिवाज होते हैं, जो भी कस्टम होते हैं, उन सबको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, अन्यथा आप इनको फुलफिल नहीं करेंगे। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 में सब कुछ बताया गया है, हिंदू रीति रिवाज में कैसे शादी होती है, कैसे नहीं होती है, क्या कस्टम आपका, कैसे आपको फेरे पड़ने चाहिए, अग्नि के चारों तरफ करना चाहिए, और जो लास्ट फेरा होता है, 7वां फेरा होता है, तब जाके आपकी शादी को वैलिड माना जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 8 जिसके सबसेक्शन 5 होता है, उसमें क्लियरली दिया गया है कि उसके बाद आपको शादी वैलिड कराना पड़ता है, उसके लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। अब लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं कि भाई घर वाले नहीं मान रहे, या तो पासपोर्ट बनाना है, आउट ऑफ कंट्री में जाना, वहाँ पे सेटल होना उस सिचुएशन में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, डायरेक्टली अब वो जाके कहीं भी समाज नगर निगम से कहीं से भी जाके और आराम से आर्य समाज में फोटो खिंचा लेते हैं, दोनों माला पहनते हुए ऐसे करके, और सिंपल सा जाके सर्टिफिकेट बना लेते हैं और अपने आप को शादी को वैलिड मानते हैं। यही मामला आता है 2021 का एक मामला होता है दोस्तों, जहाँ पे पति और पत्नी दोनों कॉमर्शियल पायलट होते हैं। ठीक है, एक बिहार से पति है, पत्नी है जो कि झारखंड से रांची की रहने वाली होती है। अब दोनों क्या करते हैं कि साहब 3 तारीख 2021 को शादी कर लेते हैं। जी हाँ, मार्च 2021 में शादी कर लेते हैं, और जाके 2022 में, जी हाँ, अक्टूबर में जाके वो फंक्शन प्रोग्राम करते हैं, जो कि एक रिसेप्शन टाइप का प्रोग्राम कर लेते हैं दोनों। ठीक है, अब मान लीजिए अक्टूबर में और नवंबर में 1 महीने के बाद में इन पे पत्नी ने डोरी का केस कर दी, दहेज का केस वगैरह सब कुछ कर देती है। अब ऐसी सिचुएशन में पति क्या करता है, पति अपनी तरफ से एक डाइवोर्स का करता है, बिहार से, मुजफ्फरनगर से, बिहार से केस करता है। अब ये मामला पत्नी आती है जो कि झारखंड से, रांची से रहने वाली है, वो आके वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे 25 सीपीसी में, जी हाँ, सिविल प्रोसीजर कोर्ट में ट्रांसफर कराने के लिए होता है। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पत्नी रहती है वहाँ पे अगर 2 स्टेट का मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे 225 सीपीसी की एक एप्लीकेशन लगाते हैं, वहाँ से ट्रांसफर होने के लिए आता है। लेकिन वहाँ पे हाल ही में यहाँ पे जोर देते हैं। जी हाँ, आर्टिकल 142 आपने पता होगा, पहले से देखा होगा, नए आया था कि तलाक का एक नया कानून जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से होता है, उसके तहत जो वकील होता है इनका हस्बैंड की तरफ से, वो कहता है कि साहब हमारी शादी वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो किया वो लीगली सर्टिफिकेट बनाए पहले तो हमने, उसके बाद रिसेप्शन किया हमने, 7 फेरे पद्धति किया नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया कि भाई कि जब आप दोनों हिंदू मैरिज में हो, हिंदू हो, तो उसके बाद आपको अपना कस्टम तो फुलफिल करना चाहिए था, आपको सप्तम पद्धति भी करनी चाहिए थी, 7 फेरे भी करने चाहिए थे, आपको अग्नि के फेरे भी लेने चाहिए थे, सब कुछ करना था। अब ये कोई तो आप ये ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल्कुल डायरेक्ट जाइए आप लोग 2 माला पहन लेते हो और उसके बाद सर्टिफिकेट बना लेते हो और उसके बाद आप कहीं भी फ्री हो जाते हो कि आपकी शादी वैलिड है, बिल्कुल नहीं है। आप स्पेशल मैरिज एक्ट में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, 2 रिलीजन में हो सकती हो, 2 कास्ट में हो सकती हो, 2 धर्मों में हो सकती हो, स्पेशल मैरिज एक्ट में जाके डायरेक्टली आप शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं आपको। लेकिन आप हिंदू मैरिज एक्ट को फुलफिल करते हो यहाँ पे। जी हाँ, ऐसी सिचुएशन अगर हिंदू मैरिज एक्ट को फुलफिल करोगे तो फिर आपको प्रॉपरली कस्टम फुलफिल करना पड़ेगा, जो भी आपका रीति रिवाज है हिंदू मैरिज में होता है, जो कि 7 में दिया गया है पूरा। जी हाँ, 7 में सबसेक्शन 1, 2, 3 में सब में दिखा गया है उस हिंदू मैरिज एक्ट का। जाके 7 देखोगे, पढ़ोगे, लो पढ़ोगे जाके, वहाँ पे बताया गया कि भाई हिंदू दोनों हस्बैंड हो। आपको पता है कि 95% में कोई मैरिज सर्टिफिकेट तो जरूरी नहीं होता है, लेकिन हिंदू रीति रिवाज पूरा कंपलसरी उसमें फुलफिल रहता है, तो उनकी शादियां इस वजह से वैलिड मानी जाती है। तो अब यहाँ पे साहब कहीं जनाब होते हैं, घर से भाग के भी शादियां कर लेते हैं, घर वाले नहीं मानते हैं, आर्य समाज में जाके फोटो खींच लेते हैं, लेकिन सप्तम पद्धति का प्रोग्राम नहीं है। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपका जो फेरे पड़े उसकी वीडियोग्राफी, इवन आपकी फोटोग्राफी तो होना जरूरी कंपलसरी है कि वाकई आपकी सप्तम पद्धति हुई है, इसके प्रूफ होना जरूरी चाहिए आपके लिए। और साथ में आपका जो भी है उसके बाद में आप 8 में जाइए। जी हाँ, अब यहाँ पे उल्टा क्या हो गया कि भैया पहले तो उन्होंने सर्टिफिकेट बना लिया 21 में जाके, 22 में जाके रिसेप्शन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं दोनों फैमिली एकजुट होकर, और 22 के 1 महीने के प्रोग्राम के बाद ही इनके डोरी केस, दहेज केस हो जाता है, और 2 महीने बाद पत्नी कर देती है पहले, उसके बाद में पति कर देता है। तो उस चीज में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस मामले को खारिज कर देता है कि भाई ये आपकी शादी वैलिड नहीं है। जी हाँ, अब यहाँ पे कंपलसरी के गवर्नमेंट वाले, तो इनके साथ में शादी को तो शून्य घोषित कर दिया गया है कि भाई आपकी शादी पूरी तरह से शून्य घोषित है। लेकिन साथ ही में यहाँ पे ये भी
क्लियर बताया गया कि भाई आपकी शादी शून्य है, लेकिन आप 182 कार्रवाई के तहत आप गलत हो, कानून सरकारी कर्मचारी होते हुए भी आपने ऐसा काम किया है, तो इस सिचुएशन में आपको 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जी हाँ, मेंटेनेंस भरण पोषण सब केसों को यहाँ पे खारिज कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस बात का ये कहना होता है दोस्तों इस बारे में कि भाई आप हिंदू हो, और हिंदू हो तो हिंदू प्रक्रिया आपको अपनानी ही पड़ेगी। मैं शॉर्ट में आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या होता है। जो डोली रानी वाला बना मनीष कुमार चंचलवाला की हाल ही में इस मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीवी नागरत्ता और आर्बिट्रेशन जॉर्ज मसीना के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम की 1955 की धारा 7 के तहत समारोह की आवश्यकता की पुष्टि की है। न्यायालय ने उचित अनुष्ठान के बिना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने की वृत्ति की आलोचना की है। ऐसे विवाह जो अमान्य घोषित किया है, यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि केवल एक प्रमाण पत्र प्रदत्त संस्कारों को बिना कानूनी वैवाहिक स्थिति प्रदान नहीं करता है, जो कि हिंदू संस्कारों, हिंदू विवाहों को मान्य मनाने और उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक पवित्रता को संस्कृति के करने के अनुष्ठान के महत्व को अंकिता करता है। मामले का तथ्य क्या होता है देख लीजिए। याचिकाकर्ता पत्नी और प्रतिवादी पति दोनों ही वाणिज्यिक पायलट है। कथित तौर पर उन्होंने 7/3/2021 को विवाह किया और अपनी शादी का औपचारिक रूप दिया। ठीक है, उसके वैदिक जन कल्याण समिति पंजीकृत से अपना विवाह प्रमाण पत्र किया। इस प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश विवाह अधिनियम नियम 2017 के तहत विवाह रजिस्ट्रेशन द्वारा विवाह पंजीकरण प्राप्ति जारी कर दिया गया। हालांकि कथित तौर पर शादी 7/3/2021 को हुई थी, लेकिन हिंदू समारोह के प्रदर्शन के लिए उन्होंने पारिवारिक द्वारा तय की गई तारीख 25/10/2022, जी हाँ यहाँ पे संपर्क 21/3/2007 को शादी 21 बताते हैं, लेकिन 25/10/22 की दंपति अंतरिम में अलग अलग रहते हैं। ठीक है, और उसके बीच मतभेद पैदा हो जाते हैं। 10/17/11/2022 को याचिकाकर्ता प्रतिवादी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की, इसमें आईपीसी की धारा 498, 420, 400, 506, 509 और 34 के साथ दहेज अधिनियम की धारा 1961 की धारा 3 और 4 के तहत प्रतिवादी रिश्तेदारों दहेज के उत्पादन मामले को दर्ज किया जाता है। इसके बाद में जो प्रतिवादी होता पति होता है, जो 13/3/2022 को बिहार के मुजफ्फर के पारिवारिक न्यायालय में अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक की अर्जी दाखिल करता है। चूंकि तलाक की याचिका मुजफ्फर में दायर की गई थी, जबकि याचिकाकर्ता रांची में रहती थी, इन्होंने इसलिए इसकी सिविल प्रक्रिया जो कि 1908 की धारा 25 के तहत स्थानांतरण ट्रांसफर की याचिका मांग करते सर्वोच्च न्यायालय का रूप किया। इस स्थानांतरण याचिका के लंबित रहने के दौरान दोनों के आर्टिकल, जी हाँ, जो अनुच्छेद 142 का जो आपने मैंने जिक्र किया पहले की तहत सर्वोच्च न्यायालय में एक संयुक्त आवेदन दायर करते हैं, जिसमें सहमत हुए, जिसमें अनुरोध किया गया कि 7/3/2021 की जो शादी का अमान्य घोषित किया गया था, और इस तरह से दोनों प्रमाण पत्रों को भी अमान्य घोषित किया जाए। शामिल जो इस कानूनी मुद्दे में था, प्रतिवादी जो वर्तमान में मामले की प्राथमिकता कानूनी मुद्दा अधिनियम की धारा 7 से संबंधित था, जिसका शीर्षक हिंदू विवाह अधिनियम समारोह है। इस खंडन में 1 में कहा गया है कि हिंदू विवाह में किसी भी पक्ष प्राथमिकता संस्कारों और समारोह के अनुसार संपन्न हो जाता है। सांस्कृतिक शब्द का महत्व इस बात को निहित करते अधिनियम के तहत हिंदू में वेद माना जाता है, जब तक कि किसी पक्ष के रीति रिवाज संस्कारों और अनुष्ठान के अनुसार किया गया हो। इसके अलावा धारा 7 के खंड 2 में कहा गया है कि जहाँ ऐसे संस्कारों के समारोह में सप्तम पत्नी पवित्र अग्नि के समक्ष वर और वधु द्वारा संयुक्त रूप से 7 कदम उठाना शामिल है, वह 7वां कदम उठाने पर ही विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है। यह सप्तपदी की आवश्यकता हो उजागर करता है, जो एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसका अर्थ है कि विवाह केवल 7वां कदम पूरा होने के बाद ही संपन्न होता है। साथ ही अधिनियम की धारा 8 के विवाह पंजीकरण को संबोधित करते हैं, यह देखते हुए कि धारा 8 सबसेक्शन 5 के अनुसार यह अनिवार्य किया गया कि जिसमें कहा गया कि किसी भी हिंदू विवाह की वैधता किसी भी तरह से प्रवेश करने के चूक में प्रवासी नहीं होती कि हालांकि विवाह पंजीकृत करना उचित, क्योंकि यह समारोह का परिणाम प्रदान करता है और विवाह को मामले में महत्वपूर्ण हो सकता है। याचिकाकर्ता प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया कि दोनों वकीलों ने बोला कि दोनों पक्षों के वकील ने तर्क दिया था कि अधिनियम की धारा 7 के तहत विवाह अमान्य था, क्योंकि अपेक्षित समारोह नहीं किए गए थे। कुछ अनिवार्य कारणों से जोड़े ने उच्च समारोह के बिना प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। परिणाम स्वरूप यह संयुक्त आवेदन में एक समझौते में सहमत हुए। याचिकाकर्ता भरण पोषण और आपराधिक मामलों को छोड़ देगा और प्रतिवादी तलाक की याचिका वापस ले लेगा। इस समझौता का आधार पर यह स्वीकारता थी कि वो कोई वैध विवाह अस्तित्व ही नहीं था। इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई के कारण को नकारा दिया गया है। निर्णय और तर्क क्या था इसमें? संविधान के अनुच्छेद जो 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की तलाक याचिका और याचिकाकर्ता के भरण पोषण आपराधिक मामले को
को निपटारा किया। न्यायालय ने 7/3/2021 की शादी को भी शून्य और अमान्य घोषित किया, जिसमें परिणाम स्वरूप जारी किया गया दोनों प्रमाण पत्र भी अमान्य घोषित किया गया। न्यायालय का निर्णय यह निष्कर्ष पर आधारित था कि दोनों पक्षों के बीच कोई कानूनी विवाह नहीं था, क्योंकि यह विवाह आवश्यक समारोह के अनुसार नहीं किया गया था और उचित समारोह के बिना केवल प्रमाण पत्र जारी करने की विवाह की कानूनी स्थिति प्रदान की गई थी। विश्लेषण किया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही फैसला सुनाया कि पक्षों के बीच में कोई विवाह अस्तित्व नहीं था, क्योंकि यह अधिनियम के तहत अपेक्षित समारोह में अनुसार नहीं किया गया था। उचित समारोह के बिना केवल विवाहपूर्ण पत्र वैवाहिक स्थिति प्रदान नहीं करता है। यह निर्णय अधिनियम की धारा 8 में तुलना में धारा 7 की प्राथमिकता पर जोर देता है। विवाह के पहले विवाह का पंजीकरण करने की वीजा मिलने में तेजी आ सकती है या सामाजिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन न्यायालय ने इस प्रथा की आलोचना की जिससे विवाह के बिना विवाह को होने की स्थिति संभावित करने का स्पष्टता को उजागर किया गया है, जैसे कि पक्षों की कानूनी स्थिति का क्या होगी, क्या उन्हें कानून और समाज के तहत पति पत्नी माना जाएगा। निस्संदेह हिंदू विवाह के एक समझौता समझौते में विपरीत केवल एक प्रतिक्रिया कदम नहीं है, जिसमें पहले ही पंजीकृत किया जाना चाहिए और बाद में किया जाना चाहिए। एक संस्कार और संस्कार के रूप में यह गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रहता है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सटीक रूप से व्यक्त किया कि विवाह को केवल गीत और नृत्य या भोजन और शराब के अवसर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय इससे एक पुरुष और एक महिला के बीच एक प्रतिबंध और स्थायी संबंध स्थापित होने के लिए गंभीर और पवित्र आधार के रूप में समझा जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण हिंदू परंपरा के भीतर वैवाहिक मिलने की अतिरिक्त पवित्रता और गंभीरता को रेखांकित करता है, जो कि केवल औपचारिक एवं सामाजिक तत्व पे है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 7 और 8 को सही ढंग से लागू किया। वर्तमान में मामले में यह अधिक किया जा सका कि विवाह के पहले विवाह पंजीकरण की स्थिति प्रथाओं की निंदा करने के बावजूद न्यायालय को इस स्पष्टीकरण प्रथा का मुकाबला करने के लिए शामिल पक्षकारों को दंडित किया जुर्माना लगाकर एक मिसाल कायम करते हुए यह सख्त दृष्टिकोण अपनाया चाहिए। भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न प्रावधानों इस तरह की सजा के लिए कानूनी आदान प्रदान किया गया। धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 182, जिसमें कहा गया कि जो कोई भी किसी लोक सेवक को गलत सूचना देता है जिसके उद्देश्य या यह जानते हुए कि ये लोक सेवक किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या परेशान करने के लिए अपने वेद शक्ति का दुरुपयोग करेगा, उसे 6 महीने का कारावास, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंड किया। इसके अलावा न केवल शामिल पक्षों को दंडित किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने वाले व्यक्ति या पदाधिकारी को साथ में सख्ती से निपटना चाहिए, जैसा निम्नलिखित प्रदान को। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 14 की, जिसमें झूठा प्रमाण पत्र देना आदि दिखे कहा गया है, इसमें दिया गया है तनखे में झूठा जो भी होता है वो सब चीजें। तो ये कुल मिला के इसका निष्कर्षण ये निकला लास्ट में, डोली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उचित और औपचारिकता के बिना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए अधिनियम की धारा 7 को मंजूर करता है। विवाह को अमान्य घोषित करके न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केवल एक प्रमाण विवाह पत्र के किसी भी प्रथागत संस्कारों के समारोह को कानूनी विवाह स्थिति प्रदान करता है। यह निर्णय विवाह के अनुष्ठ में महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित रूप से करता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यह है जजमेंट, और पूरा जजमेंट मैंने आपको सुना भी दिया पूरी डिटेल में। उसकी कॉपी PDF आपको नीचे डाउनलोड कर भी दूंगा मैं, वहाँ जाके आप इसको रीड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया कि भाई हिंदू मेरी जो है, और आप हिंदू हो तो आपको जो सर्टिफिकेट बनाते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पहले आपको 7 फेरे खाने पड़ेंगे, सब कुछ खाने पड़ेंगे, तभी जाके आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।